बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों की यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बलों के आधार पर प्रश्नों की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रश्नों क्या होता है। प्रश्नों की सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि सभी द्रव का जो स्वतंत्र तल होता है, यानी उसका जो पृष्ठ होता है, वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, सिकुड़ करके न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करता है। तो इस गुण को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करता है, इसकी व्याख्या लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने ससंजक बल के आधार पर की है। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो पृष्ठ तनाव का कारण होता है कि पृष्ठ तनाव क्यों होता है किसी द्रव के पृष्ठ पर, तो उसका रीजन आपको लिखना है ससंजक बल। तो ससंजक बल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ससंजक बल का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, यानी पदार्थ एक ही हो, उन्हीं के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको लोग ससंजक बल कहते हैं। और उसकी रेंज भी है कि वो दो अगर अणु द्रव के 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। उसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं ससंजक बल। और इससे अगर अधिक दूर अगर होता है तो फिर ससंजक बल कार्य नहीं करता है। यही विशेषता असंजक बल की भी होती है। तो असंजक बल ससंजक बल सेम होते हैं, बस अंतर यह है कि ससंजक बल एक ही प्रकार के अणु के बीच कार्य करने वाला बल होता है और असंजक बल होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल होता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो पृष्ठ तनाव होता है वो असंजक बल के कारण नहीं होता, इसके कारण होता है ससंजक बल के कारण। तो ससंजक बल के आधार पर कैसे व्याख्या की है लाप्लास ने, क्यों सिकुड़ता है द्रव का पृष्ठ, इसको समझने के लिए जो थ्योरेटिकल टॉपिक है इसको जरा ध्यान से पहले समझेंगे। बाकी इसकी जो भाषा है वो हम लिखवाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ जाता है तो आप अपने मन से भी इसकी भाषा बना सकते हैं। तो इसके लिए, इस व्याख्या करने के लिए लाप्लास ने एक बर्तन में एक किसी द्रव को लिया, उसको ध्यान समझ ले पहले, उसके बाद फिर हम इसकी थ्योरी आप लिख पाएंगे आसानी से। एक बर्तन और उस पर उन्होंने इस किसी भी द्रव को भर दिया इस प्रकार से, और इस द्रव में 4 अणु लिए। तो 4 अणु कहां कहां लेने, जरा ये समझना है। तो सबसे पहले जो द्रव का जो स्वतंत्र तल है, जिसको कहते हैं पृष्ठ, इसका द्रव का ये वाला पृष्ठ हो गया, उसके नीचे हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो स्वतंत्र तल से 10⁻⁹ मीटर गहराई पर एक दूसरी लाइन हम मान लेंगे। ऐसे क्यों माना है जरा ये समझना है। ये जो रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर, इसी रेंज के अंतर्गत ही ससंजक बल कार्य करता है। दो अणु होगा, जैसे एक अणु ये, एक अणु ये, अगर इनके बीच की दूरी 10⁻⁹ मीटर है तो ये एक दूसरे को आकर्षण बल लगाएंगे। इससे अगर दूर चला जाएगा तो ये इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, ये इस पर तो लगाएगा, इस पर नहीं लगाएगा। और इसके अंदर जितने भी अणु होंगे वो सब इसके द्वारा आकर्षित होंगे। तो एक हम स्वतंत्र तल से 10⁻⁹ मीटर की लाइन खींच लेते हैं। और अब जरा देखो कि जो 4 अणु हम जो ले रहे हैं कहां कहां लेने हैं व्याख्या करने के लिए। एक तो हम ले लेते हैं उसके एकदम पृष्ठ पर, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, एक अणु लिया। दूसरा जो अणु लेंगे वो इन दोनों सतहों के बीच में ले लेते हैं, बी हम ले लेते हैं यहां पर। और जो तीसरा है वो एकदम हमको इस लाइन पर लेना है जो हमने 10⁻⁹ मीटर गहराई पर खींची। काल्पनिक लाइन है, द्रव के अंदर खींच नहीं सकते हैं, हमने लिया है इसकी गहराई पर एक बिंदु ले लिया हमने, इसका नाम ले देते हैं हम लोग सी। और एक अंदर कहीं पर ये नाम दे देते हैं इसको डी। तो 4 बिंदु हम लेकर के लाप्लास ने इसकी व्याख्या की है। तो 4 बिंदु इस प्रकार से ले लिए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का चाप लेकर के सभी बिंदुओं को केंद्र मान करके गोला बनाया। ठीक है ना। तो अगर हम इसको द्रव के अंदर गोला बनाएंगे 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का, तो उसका गोला कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसे द्रव के बाहर नहीं खींचना, बाहर खींच आप कल्पना कर सकते हैं बाहर होगा तो इतना होगा बाहर, लेकिन आपको द्रव के अंदर खींचना है।
इसी प्रकार से इस पर भी, तो इसको जब खींचेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर भाई अगर 10⁻⁹ मीटर खींचेंगे तो 10⁻⁹ मीटर गहराई, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो कुछ इस तरीके से नीचे से होकर के इसका जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर भी इतना पार्ट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको जब खींचेंगे 10⁻⁹ मीटर का, तो इसका जो गोला बनेगा वो बिल्कुल एकदम इस तरीके का बन जाएगा, जो ऊपर वाले पृष्ठ को छूता हुआ केवल गिर जाएगा। क्योंकि त्रिज्या कितनी लेनी है सबकी, 10⁻⁹ मीटर। इसी प्रकार से इसको भी आप बना सकते हैं यहाँ पर एक गोला। ऐसा इसलिए किया गया, जरा आप जरा इस यहां से आपको कहानी समझना है। 4 बिंदु आप ले लिए, कहां कहां लिए हैं, एक लिया हमने द्रव के पृष्ठ पर, एक लिया है 10⁻⁹ मीटर गहराई के बीच में, कहीं भी ले सकते हैं, यहां 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 कहीं पर भी, और एक बिल्कुल एकदम 10⁻⁹ मीटर गहराई पर, और एक अंदर कहीं ले सकते हैं, यहां कहीं 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 पर भी ले सकते हैं। अब देखो ये तो बिंदु ले लिया हमने, और इसमें गोला भी खींच लिया, कितनी त्रिज्या का, 10⁻⁹ मीटर के त्रिज्या के गोला खींचे। इन गोलों को नाम दिया गया है आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी रेंज है ससंजक बल की 10⁻⁹ मीटर होती है। तो इसका मतलब इससे क्या निकलेगा गोला खींचने से, इसका निकलेगा ये कि जो इस गोले के अंदर जितने भी अणु होंगे वो सब इस A पर स्थित अणु पर आकर्षण बल लगाएंगे, बाहर होंगे तो नहीं लगाएंगे। बस समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से इस गोले के अंदर जितने भी अणु होंगे सब ABC द्वारा आकर्षित होंगे। बस समझ में आ रही है। तो जरा एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे कि चारों जो बिंदु लिए हैं या कण लिए हैं, उन कणों पर कितना ससंजक बल कार्य करेगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। इतनी बात आपको पहले तो लैंग्वेज बुक में लिखनी है। सबसे पहले पर क्या हमने लिखा है, ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने किया है। ये जो एक्सप्लेनेशन किसने किया है, लाप्लास नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ससंजक बल के आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके लिए द्रव से भरे बर्तन में द्रव के 4 अणु ABCD को केंद्र मानकर 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या के गोले खींचते हैं। तो गोले खींच लिए, द्रव के अंदर खींचने, बाहर वाले हिस्से को आप नहीं दिखाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरा गोला बनाओगे तो गोला कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे इतना हिस्सा आएगा, इसका आधा इधर आएगा, बाकी तो द्रव के अंदर ही रहेंगे। जो 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या गोला बनाना है, इन जिसे हम लोग नाम क्या दिया गया गोले को, जिसे आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं। इन अणुओं पर लगने वाले ससंजक बलों पर विचार करते हैं। तो ससंजक बल पर विचार करेंगे हम कि कितना किस पर किस दिशा में बल लगेगा। तो सबसे बात करते हैं पहले हम लोग डी बिंदु पर। तो डी बिंदु पर जो बल होगा, देखो भाई यहां इसकी रेंज कितनी है, यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁹ मीटर। इसके चारों ओर ये रेंज है। तो जितने भी अणु होंगे वो सब अणु इस बल द्वारा आकर्षित होंगे। सब अणु क्या होंगे, सब अणु इस, चाहे जितनी दूर हो, सब अणु पर इस तरफ बल लगेगा ऐसे। तो इसका मतलब चारों तरफ जो अणुओं की संख्या समान है तो सब तरफ बराबर आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल लगेगा, इसका मतलब इस पर जो नेट बल होगा वो कितना होगा, 0। क्योंकि चारों तरफ अणु संख्या समान होने के कारण ये सिचुएशन आ जाएगी। बस समझ आ रही है। मतलब इसकी इस गोले के रेंज के अंदर जितने भी अणु होंगे सब इस डी पर स्थित अणु पर आकर्षण बल लगाएंगे, ससंजक बल लगाएंगे, जिसको हम लोग ससंजक बल कह रहे हैं। तो इस पर नेट बल कितना आएगा, 0। भाई इधर से घसीट रहा है, इधर से घसीट रहा है, इधर से घसीट रहा है, इधर सब तो घसीट लगा तो नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह के जरा सी पर विचार करो। सी पर भी चारों तरफ अणु संख्या समान है। जब अणु संख्या जब चारों तरफ समान है, इसका मतलब इस पर भी जो बल लगेगा, आकर्षण बल जितने भी इस गोले के अंदर होंगे, सक्रियता का जो गोला है उसके अंदर जितने भी अणु होंगे, उस पर आकर्षण बल के कारण इसका जो नेट बल आएगा वो कितना आएगा। इस पर भी जो नेट बल होगा वो क्या होगा, 0। इस पर भी जो नेट बल होगा वो क्या होगा, 0। कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी बल तो कार्य करेगा वैसे, लेकिन नेट बल उसका क्या होगा, 0 होगा। यानी परिणामी बल होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से बल लगेगा। अब जरा बात करो इसकी बिंदु बी पे। तो बिंदु बी पर देखो, इस बी का अगर ये
बिंदु बी के चारों गोला अगर द्रव के अंदर होता तो इसके अंदर आने वाले जो द्रव के बाहर जो गोला खींच रहा है, यानी आप इस कल्पना करके देखो तो इतना जो ये जो गोला है ये तो द्रव के बाहर है, तो यहाँ तो अणु है नहीं द्रव के, तो इसका मतलब ऊपर तरफ आकर्षण बल क्या होगा, सिर्फ यहां तक के जो अणु होंगे वो आकर्षण बल लगाएंगे, उसके ऊपर वाले जो अणु है नहीं तो आकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब है और नीचे पूरे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर नेट बल जीरो नहीं आएगा। भाई यहाँ पर चारों तरफ आकर्षण बल लग रहा था सेम मैग्नीट्यूड का, सेम परिमाण का, इस कारण से इस पर नेट बल जीरो हो गया था। लेकिन यहाँ पर द्रव के ऊपर जो अणु संख्या क्या है, कम है, नीचे ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण नीचे तरफ जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा आएगा, यानी कह सकते हैं कि इस अणु पर एक नेट बल कार्य करेगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। सेम जरा यहां पर बात आ जाओ, इस पर देखो ऊपर तो अणु संख्या स्वयं यहां तो थोड़े बहुत ऊपर थे भी, लेकिन इसके ऊपर एक भी अणु नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर तो बल कोई भी नहीं काम करेगा, तो जितना बल कार्य करेगा इसके नीचे काम करेगा, यानी इस पर जो नेट बल होगा वो सबसे ज्यादा आएगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए और बी ये दो अणु ऐसे हैं जिन पर आकर्षण बल नीचे तरफ काम करेगा, नेट बल। तो इसका मतलब केवल ए बी पर नहीं काम करेगा, इस 10 स्वतंत्र तल से 10⁻⁻9 मीटर गहराई पर जितने भी अणु स्थित होंगे उन सब पर नेट बल नीचे काम करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अणु संख्या कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर द्रव नहीं है, कम है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे और इस लाइन के ऊपर 10⁻⁻9 मीटर गहराई के नीचे चले जाएंगे, तब यहाँ पर नेट बल कितना आएगा, जीरो। जितने भी अणु यहाँ पर होंगे उन पर तो नेट बल क्या आएगा, जीरो। इन पर तो नेट बल जीरो आएगा, यानी इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, अणुओं पर नीचे तरफ कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एरो करके ना दिखाओ, इस पर आपको कहना है कि जितने भी अणु होंगे इस पर जो नेट बल आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। जितने भी अणु होंगे जीरो बल, और इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये इन पर नेट बल जीरो आएगा। लेकिन जो इस 10⁻⁹ मीटर गहराई के बीच में जितने अणु होंगे स्वतंत्र तल से, उन पर आकर्षण बल काम करेगा, ससंजक बल काम करेगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की तरफ होगी। बस अंतर क्या होगा दोनों में, ये ए और बी पर अणु को लगने वाला बल वो सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन सेम होगी पर परिमाण सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर घसीटने वाला कुछ अणु है ऊपर। भाई इसके तो यहाँ पर भी अणु है, यहाँ पर भी अणु, तो क्या करेगा, इसको घसीट रहा है, इसका नीचे वाले आकर्षण बल को कुछ कम कर देगा। तो इसका मतलब ये बल तो काम करेगा लेकिन कुछ कम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो नीचे का जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता जाएगा, ऊपर वाला कम होता जाएगा। तो नेट जो बल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और पृष्ठ पर जब पहुंच जाएंगे तो सबसे मैक्सिमम बल होगा। तो इस 10⁻⁹ मीटर गहराई वाली जो लाइन हमने खींच रखी, इसके ऊपर जो जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आकर्षण बल का मान यानी संसंजक बल का मान बढ़ता जाएगा और पृष्ठ पर सबसे ज्यादा आएगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको इस चीज को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सी और डी की। तो अणु सी व डी के चारों ओर द्रव के अणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये अणु सी व डी जो ये अणु जो होते हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी अणु होंगे इस गोले के अंदर, सी व डी पर बराबर व विपरीत संसंजक बल लगाएंगे। सी और डी पर बराबर विपरीत संसंजक बल लगाएंगे, अर्थात सी व डी पर अणुओं पर नेट संसंजक बल शून्य आएगा। तो कौन से अणुओं पर, जो सी और डी। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अणु बी पर। तो बी के ऊपर अणु संख्या कम है, तो इसके ऊपर अणु संख्या कम है। अगर बोला इसको सही से बनाओगे तो ऊपर अणु संख्या कम आएगी, नीचे ज्यादा आएगी। अगर ये ऊपर आपको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना, ऊपर अणु संख्या क्या होगी, कम, और नीचे होगी ज्यादा। इस कारण से इस अणु पर नीचे की ओर एक परिणामी संसंजक बल कार्य करता है, तो नीचे तरफ एक बल कार्य करने लगेगा। इसी प्रकार से जरा ए पर अणु बात करो, तो ए पर क्या होगा, ऊपर ए के ऊपर अणु संख्या शून्य है, इसलिए नीचे के अणुओं के कारण इस पर अधिकतम परिणामी संसंजक बल नीचे को काम करेगा। मतलब ये आप बस इतनी बात ध्यान रखो
कि स्वतंत्र तल से 10⁻⁹ मीटर की गहराई पर जितने भी अणु होंगे सब पर नीचे तरफ एक परिणामी संसंजक बल काम करेगा। बस उसका मान जो है उस सतह की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ता और सतह पर जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। इस सतह पर स्थित अणुओं पर सबसे ज्यादा संसंजक बल काम करता है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी संसंजक बल कहां काम करेगा? स्वतंत्र तल से 10⁻⁹ मीटर गहराई पर एक जो लेयर बनी हुई है जिसको हम लोग नाम दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? यहां से यहां तक लेयर को पृष्ठीय झिल्ली, क्या कहते हैं इसको? पृष्ठीय झिल्ली कहते हैं। ये जो पृष्ठीय झिल्ली होती है इस पर ही केवल बल कार्य करता है और इसके अंदर चले जाएंगे द्रव के अंदर और नीचे चले गए तो फिर यह जो बल होता है वो शून्य रहता है। तो क्या निष्कर्ष निकला? जरा इसको निष्कर्ष को भाषा के रूप में लिखना है तो इस तरह पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका और आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है और कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करना है। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव के स्वतंत्र तल से 10⁻⁹ मीटर गहराई तक स्थित द्रव के सभी कणों पर नीचे को संसंजक बल कार्य करता है। ये हम लोगों ने इसको समझ लिया कि 10⁻⁹ मीटर गहराई तक जितने भी अणु स्थित होंगे उन सब पर नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा। आप कल्पना करो कि द्रव की जो सतह है ये स्वतंत्र लेयर हो गई, उसके नीचे ये 10⁻⁹ मीटर ये गहराई वहां चले गए। कितना? 10⁻⁹ मीटर गहराई। तो इसके बीच जितने भी ये जो अणु होंगे, ये जो लेयर दिख रहा है उसको हमने यहाँ पर अलग समझना है। जितने भी अणु होंगे सब पर नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा, लेकिन सबका बल की डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन परिमाण सेम नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। जो अणु यहां होगा इस जगह उस पर आकर नीचे तरफ बल कार्य करेगा लेकिन उस बल का मान कम होगा। जो अणु यहां होगा उस पर थोड़ा ज्यादा, ये अणु होगा उससे थोड़ा ज्यादा, यहां होगा उससे और ज्यादा, जो पृष्ठ पर होगा वो उस पर सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा। क्योंकि उसके ज्यादा अणु होंगे जल के उतने ही ज्यादा नीचे, ऊपर कम नीचे उतने ही ज्यादा। तो अब यहां ऊपर बचे नहीं को तो ऊपर सबसे ज्यादा, ऊपर वाले अणु पर सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा नीचे की तरफ। तो ऊपर घसीटने वाला बल कोई अणु नहीं है तो बल भी नहीं लग रहा है। इस कहां से पृष्ठ पर जितने भी अणु होंगे सब पर ज्यादा बल कार्य करेगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे बल का मान घटता जाएगा। कहां तक घटेगा? 10⁻⁹ मीटर तक। और 10⁻⁹ मीटर तक के नीचे अगर चले जाएंगे तो फिर जो आप संसंजक बल है उसका मान 0 हो जाता है, फिर उसका जो नेट बल होगा वो 0 हो जाता है। तो ये बात यहां पर समझना है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस बात को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद आप जरा देखो यहां तक तो समझ में आया कि एक झिल्ली बनी होती है द्रव के सतह से 10⁻⁹ मीटर गहराई के बीच में, जहां पर सभी अणुओं पर एक नीचे की तरफ एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसको लोग परिणामी संसंजक बल कहते हैं। आप जरा देखो आगे समझो। ये तो निष्कर्ष निकला। उसके बाद यह समझना है कि जब किसी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, यानी जब कोई छोटा द्रव का पृष्ठ, मतलब कोई द्रव है किसी गिलास में भरा हुआ है तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब गिलास है इतना, तो ये अगर द्रव भरा होगा तो यहाँ पर जो पृष्ठ कितना होगा, ऊपर वाला केवल कहेगा बहुत छोटा उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर इसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाओ, मतलब इसी को किसी बड़े बर्तन में डाल दो तो क्या होगा, इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ा कैसे भाई? जब छोटा पृष्ठ था तो पृष्ठ पर अणु संख्या कम थी और जब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अणु ज्यादा ऊपर आएंगे पृष्ठ पर, तभी क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो आएंगे कहां से? जो द्रव के अंदर अणु है वही ऊपर आएंगे। तो जो द्रव के अंदर जो अणु है, मान लो यहाँ कोई अणु है ये ऊपर आ रहा है, यहाँ अणु है ये ऊपर आ रहा है, तभी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो जब ये नीचे के अणु ऊपर चढ़ते हैं तो यहां तक तो कोई बात नहीं इस जगह तक, लेकिन जब जैसे इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे उस पर ये नीचे तरफ बल लगने लगेगा तो ये ऊपर जाने का विरोध करेगा। ये जो विरोध करेगा तो इन विरोध के बावजूद भी इसको ऊपर पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा अतिरिक्त, और जो कार्य किया जाएगा वो बेकार नहीं चला जाएगा। क्या होगा? वो कार्य उस अणु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अणु यहां से चल करके यहां पहुंचेगा, यहां तक जब पहुंचेगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा काफी ज्यादा हो जाएगी।
किससे ज्यादा हो जाएगी? द्रव के अणु के अंदर वाले अणुओं के अपेक्षा। इसने अतिरिक्त कार्य किया, उसने आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करेगा तो एनर्जी स्टोर होगी, कहां स्टोर हो जाएगी? उस अणु पर। और वो अणु, इसका मतलब है कि द्रव की सतह पर जितने भी अणु होंगे उन पर ऊर्जा कुछ ज्यादा होगी अंदर वाले अणुओं की अपेक्षा। तो सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी स्वतंत्र तल पर जितने भी अणु स्थित होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है अंदर वाले अणु की अपेक्षा। और ये हमको पता है कि कोई भी निकाय या कोई भी सिस्टम स्थायी साम्यावस्था में तभी रहता है जब उसकी ऊर्जा न्यूनतम। जब ऊर्जा ज्यादा हो गई है पृष्ठ के अणुओं की, इसका मतलब ये स्थायी पृष्ठ नहीं बनेगा। तो क्या होगा? स्थायी बनने क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। ऊर्जा कम कैसे होगी? जब अणुओं की संख्या कम होगी पृष्ठ पर। भाई पृष्ठ पर अणु संख्या ज्यादा होने के कारण ही तो ऊर्जा ज्यादा हो गई है। तो पृष्ठ पर अणु संख्या कम कैसे होगी? कि पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो। तो ये हमको पता है कि दिए गए आयतन के लिए किसी भी गोले का जो पृष्ठ होता है वो सबसे कम होता है। यानी मान लो जिस समय कोई टुकड़ा दे दिया जाए किसी भी लोहे का, मान लेते हैं, और कहा जाए इसको ऐसे आकार में आपको ढालना है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबसे कम आए, तो क्या होगा? उसको पिघला करके आप सीधे गोला बना दीजिए तो उसका क्षेत्रफल सबसे कम आएगा। बाकी आप कोन बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं और घन के आकार का बना सकते हैं, तो वो उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा गोले की अपेक्षा। इस कारण से क्षेत्रफल न्यूनतम करने के लिए, यानी स्थायी साम्यावस्था रखने के लिए अपने पृष्ठ को, इस कारण से वो क्षेत्रफल न्यूनतम करता था, अणु संख्या कम हो। पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो अणु संख्या कम आएगी, तो कम आएगी तो एनर्जी भी कम होगी, सीधी ऊर्जा कम होगी। इस कारण से उसका जो पृष्ठ है वो स्थायी अवस्था में रहेगा। तो स्थायी अवस्था में रखने के लिए अपने पृष्ठ को सिकुड़ करके न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का काम करता है। और इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। इतनी बात आपको इसमें लिखनी है थ्योरी के रूप में। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो। इसको हमने क्या लिखा है? जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर से अणु पृष्ठ की ओर आते हैं, इसलिए अणुओं पर नीचे की ओर कार्य करने वाले संसंजक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना भाई? जो अणु अंदर है वो ऊपर उठ करके आएंगे तभी तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, करना पड़ता है। यही कार्य पृष्ठ पर स्थित अणुओं की सीधी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा अणु पर, तो क्या आगे जरा देखो। इससे स्पष्ट होता है कि पृष्ठ पर स्थित अणुओं की सीधी ऊर्जा द्रव के अंदर स्थित अणुओं की सीधी ऊर्जा से अधिक होती है। तो पृष्ठ पर जो अणु होंगे उसकी सीधी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, जो उसने अतिरिक्त कार्य किया इस आकर्षण बल के विरुद्ध। तो परंतु किसी निकाय को स्थायी साम्यावस्था बनाने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी निकाय को स्थायी साम्य रखने के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। स्थायी अगर अवस्था में रखना है किसी भी निकाय को तो उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, वरना तो स्थायी नहीं रह पाएगा, वो बिखरने का प्रयास करेगा। तो न्यूनतम कैसे होगा? अतः द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। यानी अगर न्यूनतम ऊर्जा कैसे होगी? जब पृष्ठ पर स्थित अणु संख्या कम हो, और कम कब होगी? जब क्षेत्रफल कम होगा। और कम किसका क्षेत्रफल होता है? गोले का। इस कारण से वो सिकुड़ करके, अर्थात सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयत्न करता है। तो ये आपका ललितकरण अर्थात सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करता है, क्योंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस बात को समझने के लिए। और द्रव के पृष्ठ के सिकुड़ने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव का जो पृष्ठ होता है वो क्यों सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से लाप्लास ने संसंजक बल के आधार पर इसकी व्याख्या की है। इसको नोट कर लीजिए, और इसको अगर समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा एक वीडियो चलाकर देखें और इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। थ्योरेटिकल है तो थ्योरी आपने प्रयास किया है उसको समराइज करने का, आप अच्छे शब्दों में लिखने का, तो आप अगर समझ गए हैं तो आप स्वयं भी अपनी भाषा को बना सकते हैं। और अपने हाथ से बनाए गए नोट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे नोट्स माने जाते हैं। तो आप प्रयास करिए अपने नोट्स स्वयं बनाएं, और लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ करके ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में लोग नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।